हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई, उनका भारत में आने का क्या क्या क्रम था। उसके बाद हमने देखा कि पहली जो भारत में कंपनी आने वाली थी वो थी पुर्तगाली कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, पुर्तगाली कंपनी ने भारत में कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, और पुर्तगाली जो गवर्नर आए भारत में वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, और पुर्तगालियों की नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सब हम काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं पहले। तो उसके बाद जो दूसरी कंपनी भारत में आई पुर्तगालियों के बाद वो थी डच कंपनी। हालांकि ब्रिटिश कंपनी पुर्तगाली डच कंपनी से पहले बन गई थी, पर भारत में आने का क्रम अगर देखा जाए तो डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी से पहले भारत में आ गई थी। तो आज हम डच कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डच कंपनी की जो स्थापना हुई थी, जो भारत में आई थी, वो 1602 में आई थी। 1602 में आई थी, और जो डच कंपनी थी उसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी भारत में आने वाली ये पहली एक ऐसी कंपनी थी जो कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में आने वाली संयुक्त पूंजी वाली पहली कंपनी कौन थी, तो वो डच कंपनी थी जिसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। प्रथम संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि भारत में आने वाला प्रथम जो डच नागरिक था वो कौन था, जो कि कंपनी के आने से पहले भारत में आ गया था। तो प्रथम डच नागरिक जो भारत में आया था उसका नाम था कार्निलेस ड हस्तमान। कार्निलेस द हस्तमान। तो हमने कंपनी की स्थापना का देख लिया, कंपनी का नाम देख लिया, कंपनी का कैसा कंपनी का नेचर था वो देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि कौन भारत में पहला डच नागरिक था, कार्निलेस द हस्तमान, उसके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डच में यही बनता है कि डचों की पहली कंपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो भारत में जो डचों का व्यापार था उसके बारे में, डच किस चीज़ में व्यापार करते थे। तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डचों की फैक्ट्री। तो जो सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी डच की, प्रथम फैक्ट्री, वो लगी थी 1605 में। और कहाँ पर लगी थी? वो लगी थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, मसूलीपट्टनम कहा जाता है, एक ही बात है। उसके बाद जो दूसरी फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी 1610 में, और वो लगी थी पुलिकट में। दूसरी फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी पुलिकट में। तो अब देखा जाए तो 1605 से 1610 तक मसूलीपट्टनम में डच कंपनी का केंद्र रहा था। 1610 से केंद्र पुलिकट हो गया था डच कंपनी का भारत में, और 1610 से 1690 तक, 1690 में एक फैक्ट्री लगी थी नागपट्टनम में। नागपट्टनम में तो 1610 से 1690 तक पुलिकट जो था वो डचों का केंद्र रहा था। 1690 के बाद नागपट्टनम डचों का केंद्र बन गया था, और जो सबसे ज़्यादा समय तक रहा था डच केंद्र। अब ये तो बात होगी जो पहली फैक्ट्री लगी थी भारत में डचों की, उनके बारे में। उसके बाद अगर बंगाल में देखा जाए, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो लगी थी, तो बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी पीपली में। और पीपली में ये कब लगी थी? ये लगी थी 1627 में। तो ये भी हमें याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी थी और कब लगी थी। तो वो लगी थी पीपली में 1627 में। तो ये हमें याद रखना है
इसके अलावा डचों की और जो फैक्ट्रियाँ थी उनके बारे में भी देख लेते हैं। चिंसुरा, चिंसुरा में डचों की एक फैक्ट्री थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद कासिम बाजार, पटना, विमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, विमलीपट्टनम, सूरत, नागपट्टनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, ये हो गया। तो इन जगह पर फैक्ट्रियाँ लगी थी डचों की, तो ये सब चीज़ें भी हम याद रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डच कंपनी के बारे में। डच कंपनी जो भारत में आई थी, तो डच कंपनी ने अपना एक करेंसी चलाई थी, अपना एक सिक्का चलाया था। तो जो डच मुद्रा थी उस मुद्रा का नाम था पैगोडा। पैगोडा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो डच कंपनी थी उसकी भारत में करेंसी क्या थी। तो जो डच कंपनी थी, भारत में जो डच कंपनी की मुद्रा थी उसका नाम था पैगोडा। एक और बात है, चिंसुरा। चिंसुरा में जो डच कंपनी ने एक फोर्ट बनाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था फोर्ट गुस्ताफुस। फोर्ट गुस्तावुस। फोर्ट गुस्तावुस। जो फोर्ट गुस्तावुस था वो था चिंसुरा में, और एक दूसरा फोर्ट था पुलिकट में, और उसका नाम था फोर्ट विलियम। चिंसुरा में फोर्ट गुस्तावुस और पुलिकट में फोर्ट विलियम। अच्छा, एक फोर्ट विलियम ब्रिटिशर्स ने भी बनाया था जो कि बंगाल में था। इसको उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, ये अलग है। पुलिकट में फोर्ट विलियम, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में डच कंपनी क्या क्या व्यापार करती थी। तो प्रारंभ में जो डच कंपनी आई थी वो दूसरी पुर्तगाली कंपनी को देख के ही आई थी। जैसे पुर्तगाली कंपनी भारत से मसाले, काली मिर्च ये सब ले जाती थी और यूरोपीय बाजारों में बेचती थी और काफ़ी मुनाफा कमाती थी। उसी तरह जो डच कंपनी थी उसने भी वही काम किया। शुरू में मसाले, काली मिर्च इन सब पर ध्यान था, पर धीरे धीरे जो डच कंपनी का फोकस मसालों से हटके कपड़ों पे आ गया, और सूती वस्त्र के जो सबसे बड़े और सबसे पहले जो निर्यातक थे वो डच ही थे। डच कंपनी ही बनी। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो अगर हम साउथ इंडिया का मैप देखें तो साउथ इंडिया में ईस्ट, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ईस्ट की तरफ का जो ये पूरा तट है ये पड़ता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और जो वेस्ट की तरफ का तट है इसको कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट जो ये नीचे केरल, गोवा की तरफ जो आ जाता है उसको। तो जो मालाबार तट था ये प्रसिद्ध था मसालों के लिए, और जो कोरोमंडल तट था ये प्रसिद्ध था सूती वस्त्रों के लिए। सूती वस्त्र के लिए। तो जो डच कंपनी थी उसका फोकस कोरोमंडल तट पे ज़्यादा था और यहाँ पे सूती वस्त्र का काम करते थे, जबकि जो पुर्तगाली कंपनी थी वो मालाबार तट तक ही सीमित थी। उसका जो कोरोमंडल तट था वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं था। तो हम देख लेते हैं मुख्यतः ये किस किस चीज़ों का व्यापार करते थे डच भारत में।
तो जो डचों की व्यापार की वस्तुएं थी वो क्या क्या थी, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है नील, फिर शोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा और अफीम। तो मुख्यतः ये चीज़ें थी जिनका कि डच भारत में व्यापार करते थे। भारत इन चीज़ों को भारत से मैन्युफैक्चर करते थे या फिर भारत से प्रोक्योर करते थे, भारत से लेते थे और भारत से बाहर के बाज़ारों में, मुख्यतः यूरोपीय बाज़ारों में बेचा करते थे और इससे इनको काफ़ी मुनाफा होता था। तो माना भी जाता है कि सूती वस्त्र का जो, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है वो डचों को ही जाता है, सूती वस्त्र को। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, नील जो थी, नील का जो भारत से जो लेते थे वो सबसे ज़्यादा व्यापार होता था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम से नील का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। और जो रेशम का व्यापार होता था ये कासिम बाजार से होता था। कासिम बाजार से होता था और बाकी इसी तरह नील का व्यापार चलता था। अब आगे देख लेते हैं। कुछ और बातें हैं जो हमें डचों के बारे में याद रखनी है। अच्छा, अब इनकी एक मात्र ऐसी बस्ती थी जो कि जिसकी किलेबंदी करी गई थी, कई बार उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम था गेल्ड्रिया। गेल्ड्रिया एक डच बस्ती थी जिसकी किलेबंदी करी गई थी। ये अकेली ऐसी बस्ती थी जिसकी किलेबंदी की गई थी। इसके बाद एक और बात याद रखनी है, जो डचों की फैक्ट्री प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको फ्रैक्टर कहा जाता था। फ्रैक्टर, ये भी हमें याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन कम बने हैं तो इनके बनने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद एक बात और याद रखनी है हमें कि किस तरह से डच कंपनी ने भारत में और अपने अधिकार स्थापित किए थे। अलग अलग जगह को इन्होंने एक्वायर करना, अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले 1641 में मलक्का पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1658 में श्रीलंका, 1641 में मलक्का और 1658 में श्रीलंका पर डचों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हालांकि मलक्का को 1805 में जाके ब्रिटिश जो हैं वो ले लेते हैं और बदले में इनको सुमात्रा द्वीप दे देते हैं जो इंडोनेशिया में। तो होता भी यही है कि डच कंपनी जो होती है वो भारत से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत से समाप्त होती जाती है और उसका जो सारा व्यापार है वो इंडोनेशिया और जो दूसरे जो दक्षिण पूर्वी देश है उनकी तरफ केंद्रित होता चला जाता है। तो ये चीज़ एक याद रखनी है हमें। अब इसके बाद हमें देखना है कि डच कंपनी भारत से किस तरह से समाप्त हुई। तो डचों के साथ जो एक युद्ध हुआ था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1759 में, 1759 में, जिसको कहा जाता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध
ये हुआ था डच वर्सेस ब्रिटिश। तो इसमें जो डच थे, डचों की हार हुई थी और ब्रिटिश जो थे वो विजयी रहे थे। तो उसके बाद से माना जाता है कि डचों का भारत से पूरी तरह भारत से सफाया हो गया था और उसके बाद गिने चुने कुछ व्यापारी भारत में बचे थे, जो कि 1805 में, जैसे मैंने बताया 1805 में जो मलक्का एक जगह थी वो और श्रीलंका, वहाँ से उनको निकाल दिया था। उसके बाद जो डचों का मुख्य केंद्र बन गया था 1805 के बाद से, वो बन गया था इंडोनेशिया। तो अगर देखा जाए तो डचों का जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थी उनमें जो मुख्य केंद्र बना था वो इंडोनेशिया रहा था। और अगर भारत का देखा जाए तो भारत के अंदर शुरू में पुलिकट था और 1690 के बाद से नागपट्टनम हो गया था। तो ये सब बातें थी जो हमें डच कंपनी के बारे में याद रखनी है। हमें इनको अगर फिर से देखनी है, आप दोबारा वीडियो देख के इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में डाउट है या कुछ और आपको डिटेल में समझना है तो वो मैं आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो डच कंपनी के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो इस डच के बाद कंपनी आई थी वो ब्रिटिश कंपनी आई थी। ब्रिटिश कंपनी के बारे में हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे तो आगे आने वाली वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में। धन्यवाद।